प्रिय विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हमने ब्रिटिश सर्वोच्चता और देसी राज्य पार्ट 2 यानी कि भाग 2 किया था। उससे पिछले व्याख्यान में ब्रिटिश सर्वोच्चता और देसी राज्य भाग 1 किया था। तो लगातार 2 व्याख्यानों में ब्रिटिश सर्वोच्चता और देसी राज्य भाग 1 हुआ, ब्रिटिश सर्वोच्चता और देसी राज्य भाग 2 हुआ और आज हम करेंगे ब्रिटिश सर्वोच्चता और देसी राज्य भाग 3। पिछले व्याख्यान में हमने जो बात समाप्त की थी कि किस प्रकार से ब्रिटिश सर्वोच्चता देसी राज्यों पर थोपी गई और कौन कौन से बिंदु थे जिन पर देसी राज्यों में ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित हुई। उसमें एक बिंदु था रेजिडेंट से संबंधित कि प्रत्येक रियासत में एक रेजिडेंट नियुक्त किया गया। यह जो रेजिडेंट था वायसराय और राजा के मध्य की एक कड़ी था। सहायक संधि के अनुसार प्रत्येक रियासत में एक रेजिडेंट नियुक्त होना था और वो सभी रियासतों में किया गया। उसकी नियुक्ति सिद्धांतता है, यूं कहें कि ये एक प्रकार से राजा के काउंसलर के रूप में थी, एक सलाहकार के रूप में थी, परंतु धीरे धीरे वह राजा पर हावी होता गया। वह राजा की प्रत्येक गतिविधि पर निगरानी रखने लगा। वह राजा क्षमा करना, वह राजा के प्रत्येक कार्य की सूचना वायसराय तक पहुंचाता था। अतः राजाओं के भाग्य का फैसला करने वाला, वह प्रशासन चलाने वाला वास्तव में रेजिडेंट ही था। किसी राजा को गद्दी से हटाया जाना या उसके विरुद्ध कार्रवाई करना, यह सब रेजिडेंट की सिफारिश पर होता था। अतः स्पष्ट है कि राजाओं पर रेजिडेंट का आतंक रहता था और कोई भी राजा उसकी इच्छा के प्रतिकूल कार्य करने का साहस नहीं कर सकता था। के.एम. पणिक्कर ने अपने निजी अनुभव के आधार पर लिखा है कि रेजिडेंट की सलाह को राजा एक आदेश मानते थे। रेजिडेंट के यहाँ थोड़ी सी फुसफुसाहट होने का अर्थ था राज्य के लिए कोई संकट। अतः रेजिडेंट राजाओं के भाग्य विधाता हम कह सकते हैं। तो ये किस प्रकार से ब्रिटिश सर्वोच्चता उन राज्यों में स्थापित हुई देसी रियासतों में है, और रेजिडेंट के कार्य प्रणाली से हमें बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ सकती है। 1884 में जो लॉर्ड डैफरिन आया, उसने एक नई परंपरा डाली, देसी राज्यों में दौरा करने की नीति यानी कि विजिट करने की नीति। इससे पहले वायसराय देसी रियासतों में विजिट नहीं करते थे, परंतु यह डैफरिन ने एक नई परंपरा डाल दी। इस यात्रा के माध्यम से वायसराय राजा को अपनी सर्वोच्चता का परिचय देता था, राजा को उसकी हीनता का एहसास करवाता था। वायसराय और उसकी पत्नी राजा व रानी से अमूल्य रत्नों की भेंट स्वीकार करते थे और यह परंपरा अंत तक चलती रही। नरेश भी वायसराय की सर्वोच्चता तथा अपनी दयनीयता दर्शाने हेतु दरबार का आयोजन कर उसे भेंट प्रदान करते थे। तो ये जो वायसराय ने, डैफरिन ने एक नई नीति डाली, ये भी ब्रिटिश सर्वोच्चता को स्थापित करने के लिए। एक लॉर्ड कर्जन हुआ, काफ़ी कुख्यात इतिहास में, काफ़ी कुख्यात है वो इतिहास में। कर्जन के जो विचार है वो जो देसी जो शासक हैं उनके लिए बड़े हीन थे। उसके विचार से नरेशों में बुद्धि व कर्तव्य निष्ठा का अभाव था। वह उन्हें
अनुशासनहीन छात्रों की भांति समझता था। उसने भी दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया। प्रत्येक नरेश को उपस्थित होने के लिए बाध्य किया गया। उसका विश्वास था कि इस दरबार से नरेश बहुत प्रभावित हुए और साम्राज्य के स्तंभ और भागीदार के रूप में अपनी अपनी सम्मानजनक स्थिति पर गर्व की भावना लेकर लौटे हैं। लॉर्ड कर्जन के काल में राज्यों में जो हस्तक्षेप था वो अपनी चरम सीमा पर था। ये जो दरबार का आयोजन करता था उसके संदर्भ में मैं आपको एक प्रसंग बता दूं कि मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को भी इन्होंने वहाँ पर आमंत्रित किया था। मेवाड़ के महाराणा थोड़ी बहुत आनाकानी के बाद प्रेशर में आ गया और वहाँ वो रवाना हो गए। तब मेवाड़ के महाराणा को रोकने के लिए राजस्थान के जो कुछ क्रांतिकारी थे उस समय, जिसमें शाहपुरा के ठाकुर केसरी सिंह बारठ थे और उनके गोपाल सिंह खरवा, बलसीसर ठाकुर, भूर सिंह, ये कुछ लोग थे। इन्होंने उनको रोकने का प्लान किया और एक उस समय कविता लिखी केसरी सिंह जी ने, फतेह सिंह जी तक पहुंचाई, जिसका नाम चेतावनी राचुंगटिया के नाम से वो कविता इतिहास में दर्ज है। और महाराणा के स्वाभिमान को ललकारा, उसके पूर्वजों की आन बान और शान का उसको स्मरण कराया। महाराजा उदयपुर से रवाना हो चुका था और वो लेटर उनको रास्ते में ट्रेन में मिला। तब वो जब पत्र मिला तो महाराणा के उद्गार थे कि ये पत्र यदि मुझे पहले मिल जाता तो मैं उदयपुर से रवाना नहीं होता। तो महाराणा की ट्रेन दिल्ली पहुंची तो सही, पर दिल्ली दरबार में मेवाड़ की जो कुर्सी थी वो खाली थी। तो ये वही दरबार है जो कर्जन ने आयोजित किया था और उसमें मेवाड़ का महाराणा दिल्ली पहुंचा, लेकिन उसमें सम्मिलित नहीं हुआ था। तो कर्जन था वो काफ़ी अनुदार नीति का था और वो उसने कई ऐसे कार्य किए जो भारतीयों को, भारतीय शासकों को पसंद नहीं आए। कर्जन के विदा हो जाने पर लॉर्ड मिंटो भारत का वायसराय बनकर आया। उसने भारतीय नरेशों के प्रति सहानुभूति पूर्ण नीति अपनाई और उन्हें कुछ रियायतें प्रदान की। इसका मुख्य कारण यह था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उस समय उग्र रूप धारण किए हुए था। भारतवासी ब्रिटिश सरकार की सत्ता को चुनौती देने लग गए थे। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आंदोलन के दमन के लिए ब्रिटिश सरकार को रियासतों के जो ये शासक हैं इनके सहयोग की आवश्यकता महसूस हुई। अतः कर्जन के जाने के उपरांत अधीनस्थ सहयोग की नीति अपनाई गई। नरेशों के साथ ब्रिटिश सरकार ने मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया। उधर देसी जो शासक हैं वे भी ब्रिटिश सरकार के बढ़ते आंतरिक हस्तक्षेप से जो उद्वेलित हो रहे थे वो उन पे भी कुछ उनके जो उद्वेलित विचार थे उन पर भी कुछ मरहम इससे लगी। अतः 20वीं सदी के प्रारंभ से ब्रिटिश सरकार और जो राजा हैं भारतीय, उनके संबंधों में कुछ बदलाव आने लगा। लॉर्ड मिंटो के बाद में लॉर्ड लॉर्ड हार्डिंग्स की बात अपन करते हैं। लॉर्ड हार्डिंग्स ने भी मिंटो की नीति पर न केवल आचरण किया बल्कि उसको आगे भी बढ़ाया। उसने सामान्य प्रश्नों पर विचार करने हेतु नरेशों का सम्मेलन आयोजित किया। इससे पूर्व ब्रिटिश सरकार नरेशों में अलगाव की नीति को प्रोत्साहन देती थी, परंतु हार्डिंग्स ने उन्हें आपस में मेल मिलाप करने की मंत्रणा दी। उसने उनको समस्याओं पर आपसी विचारों के आदान प्रदान करने की सलाह दी ताकि समय पड़ने पर देश की समस्याओं पर वे अपने विचार व्यक्त कर सकें। लॉर्ड हेडिंग्स से पूर्व वायसराय किसी नरेश से मिलने में अपनी हीनता समझते थे, पर हार्डिंग्स हर किसी नरेश से मुलाकात करने को तत्पर रहता था। उसकी इस नीति का परिणाम यह हुआ वायसराय व नरेशों के मध्य तथा
नरेशों के आपस में जो है वो संबंध बढ़े, एक दूसरे के समीप आए। नरेश अब देश की समस्याओं पर सामूहिक रूप से विचार करने लगे। यह आपसी अलगाववाद को दूर करने का ही परिणाम था कि प्रथम विश्व युद्ध में देसी नरेशों ने तन मन व धन से ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। लॉर्ड हार्डिंग्स ने सैन्य मंत्रिमंडल और सभा में बीकानेर नरेश गंगा सिंह जी को, बाद में पटियाला नरेश को सम्मिलित किया। इससे भारतीय नरेशों में बड़ा एक पॉजिटिव मैसेज ब्रिटिश सरकार की तरफ से गया। तो ये लॉर्ड जो हार्डिंग्स है, उनके जो विचार हैं वो भी शासकों के प्रति पॉजिटिव थे और शासकों ने उसका एक अच्छा रेस्पॉन्स दिया। इसके बाद 1919 में ब्रिटिश सरकार ने कुछ संवैधानिक सुधार करने चाहे थे। उन सुधारों पर विचार करते समय ब्रिटिश सरकार ने देसी नरेशों का विश्वास जीतने के तरीकों पर भी विचार किया। परिणाम स्वरूप जो मॉन्टेग्यू है, वो रिपोर्ट में देसी नरेशों के संदर्भ में नवीन प्रस्ताव भी सामने आए। उन नवीन प्रस्तावों का उद्देश्य यह था कि देसी नरेशों की कठिनाइयों को दूर किया जाए और उनसे देश की राजनीतिक व आर्थिक समस्याओं के समाधान में सहयोग लिया जाए। रिपोर्ट में सुझाया गया कि देसी रियासतों को एक तराजू पर न तोला जाए। इसके साथ ही यह भी प्रस्ताव रखा गया कि नरेशों पर दोषारोपण करने की नीति में ब्रिटिश सरकार को चाहिए कि वह परिवर्तन लाए। तो हम देख रहे हैं कि 20वीं सदी में खासकर लॉर्ड कर्जन के बाद में अंग्रेज़ों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आ रहा है यहाँ के शासकों के प्रति। उसके बाद में एक यहाँ पर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस यानी कि नरेंद्र मंडल का गठन किया गया। लॉर्ड मिंटो व हार्डिंग्स ने नरेशों की अलगाववाद की नीति समाप्त कर उनसे संपर्क स्थापित करने की नीति का प्रतिपादन किया था। यह मैंने आपको अभी बताया। अतः अब नरेशों को बिना सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त किए मिलने की छूट थी। सामूहिक अवसरों पर राजा एक दूसरे से स्वतंत्रता पूर्वक मिलते थे, आ जा सकते थे, विचारों का आदान प्रदान कर सकते थे। तो मॉन्टफोर्ड ने यह भी सुझाव दिया कि नरेशों को कठिनाइयों का दूर किया जाए और उन्हें देश के राजनीतिक व आर्थिक मामलों में भूमिका दी जाए। और इसी सुझाव का परिणाम था कि 1921 में नरेंद्र मंडल यानी कि चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का गठन संभव हो सका। 8 फरवरी 1921 को ये जो नरेंद्र मंडल बना, इसका उद्घाटन हुआ। तो अब इस प्रकार से जो रियासतें थीं, उन रियासतों का एक संगठन बन गया। इस मंडल में 124 जो राजा हैं वो सदस्यों के रूप में वो इनके अंदर थे। प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए इन समस्त रियासतों को 3 श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया था। तो अब इसकी स्थापना से ब्रिटिश सरकार ने 2 सिद्धांत स्वीकार कर लिए थे। पहला, देसी नरेश संयुक्त रूप से उन सभी प्रश्नों पर विचार कर सकते थे जिनका प्रभाव उनके राज्यों पर पड़ता था। दूसरा, देसी नरेशों को अधिकार दिया गया कि वे ऐसे सभी विषयों पर अपना मत व्यक्त कर सकते हैं जिनका प्रभाव समस्त देश पर लक्षित होता हो। तो इस प्रकार से ये नरेंद्र मंडल का गठन हुआ। एक बटलर आयोग का 1927 में गठन हुआ। देसी इन राजाओं की कुछ समस्याएं थीं, क्योंकि जो कांग्रेस है वो विश्व युद्ध की समाप्ति पर वो होम रूल की मांग कर रहे थे, और राजा जो हैं, राजा भी इनकी भी अपनी कुछ मांगें थीं। तो इन्होंने उस समय लॉर्ड इरविन ने निज़ाम को लिखे गए एक पत्र में स्पष्ट किया था कि भारत में ब्रिटिश सत्ता सर्वोच्च थी,
किसी भी देसी नरेश को समानता का दावा नहीं करना चाहिए। तो कुछ सुगबुगाहट ऐसी थी देसी नरेशों में कि भाई हमें इनके बराबर माना जाए ब्रिटिश सत्ता के, ये तो वो उन्होंने स्पष्ट कर दिया। तो ये बटलर जो आयोग आया, बटलर आयोग में निम्न विषयों पर विचार करने को कहा बटलर आयोग को कि ब्रिटिश सरकार व देसी राज्यों के संबंध में क्या संबंध रहेंगे, ये बटलर आयोग को विचार करना था। सर्वोच्च सत्ता के आशय को स्पष्ट करना, सर्वोच्च सत्ता पर अब जब शासकों को के प्रति ब्रिटिशर्स उदार हो गए तो अब इनकी तरफ से कुछ अधिकार आने लगे। अब ये भी हो गया कि भाई इसको अब डिफाइन किया जाए, तो उसके आशय को स्पष्ट करना। देशी राज्यों के आंतरिक मामलों में ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप की वैधता पर विचार करना, ये बटलर आयोग के सामने कुछ बातें थीं। देशी राजाओं ने बटलर आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए इंग्लैंड का विख्यात कानूनवेत्ता जिसका नाम था लेस्ली स्कॉट उसको बुलाया। लेकिन जो इंग्लैंड का यह कानूनविद है बटलर आयोग को प्रभावित नहीं कर सका और उसकी सारी दलीलें व्यर्थ गईं और बटलर आयोग ने अपनी निम्न सिफारिशें प्रस्तुत की। क्या कि क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में देशी राज्यों के मामलों में वायसराय ही पूछताछ कर सकता है, गवर्नर जनरल नहीं। ठीक है। दूसरा, क्राउन और नरेशों के संबंध में बिना नरेशों के पूछे परिवर्तन नहीं करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट काउंसिल की स्थापना की मांग जो नरेशों द्वारा प्रस्तुत की गई थी वह अस्वीकार कर दी गई। देशी राज्यों के प्रशासन में हस्तक्षेप का विषय वायसराय पर छोड़ दिया गया। देशी राज्यों व ब्रिटिश सरकार के मध्य उत्पन्न झगड़ों को तय करने के लिए विशेष समितियों का गठन करना चाहिए, ये प्रोविज़न इसके अंदर किया गया। भारत की केंद्रीय सरकार और देशी राज्यों के आर्थिक संबंधों पर विचार करने हेतु विशेष समिति का गठन किया जाना चाहिए, ये प्रोविज़न यहाँ से आया। देशी राज्यों के प्रशासन हेतु इंग्लैंड के विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण ग्रेजुएट्स की अलग भर्ती होनी चाहिए, ये कुछ बटलर आयोग की सिफारिशें जो है वो आई। इसके बाद में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए 1930 में, 1931 में, 1932 में। इन सम्मेलनों में देशी राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में बीकानेर नरेश महाराजा गंगा सिंह जी ने भाग लिया था। इन सम्मेलनों में इस प्रस्ताव पर विचार किया गया, क्या भारत में संघीय शासन लागू किया जाए। इस प्रस्ताव का सभी पक्षों ने समर्थन किया। जब देशी नरेशों से इस संदर्भ में पूछा गया तो उन्होंने भी भारतीय संघ में सम्मिलित होने की इच्छा व्यक्त की, परंतु वे अपने राज्यों का स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहते थे। तो ये इस प्रकार की गोलमेज सम्मेलन में देशी राज्यों की तरफ से बातचीत आई। 1935 में एक सुधार कानून आया। ब्रिटिश सरकार ने भारत में संघीय शासन की स्थापना की इच्छा जाहिर की। केंद्र में 2 सदनों के गठन की व्यवस्था रखी गई। इसमें देश के निर्वाचित सदस्यों द्वारा देश का शासन संचालित होने की बात कही गई। देशी राज्यों को भी अपने प्रतिनिधि भेजने का उसमें प्रावधान दिया गया, परंतु देशी राज्यों के प्रतिनिधि निर्वाचित न होकर शासकों द्वारा मनोनीत होकर आने थे। इससे स्पष्ट है इस योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने देशी राज्यों को तुष्ट करके उन्हें देश की स्वतंत्रता से अलग ही रखने का प्रयास किया, परंतु संघीय सरकार की यह योजना केवल कागजों पर रह गई, धरातल पर नहीं आ पाई। अब इसके बाद में सब चलता रहा। भारत देश आज़ाद हो जाता है 1947 में। 15 अगस्त 1947 को जो ही भारत स्वतंत्र हुआ, देशी राज्यों पर जो हमने बात प्रारंभ की थी, सर्वोच्च सत्ता, ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता और देशी राज्य,
तो वो ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता जो है वो समाप्त हो गई। ब्रिटिश सरकार के साथ की गई संधियां भी समाप्त हो गई, परंतु इसके साथ ही देशी राज्यों को ब्रिटिश सरकार ने इसकी भी स्वतंत्रता दी कि वे चाहें जिस संग भारत व पाकिस्तान में मिल सकते हैं और चाहे तो स्वतंत्र रह सकते हैं। उस समय लगभग 562 रियासतें थीं। उनकी जनसंख्या कुल 7 करोड़ के लगभग थी। क्षेत्रफल कोई 7 लाख के 7 वर्ग मील के आसपास था। वे और ये रियासतें इधर उधर बिखरी हुई अवस्था में थीं। अतः उनको किसी भी संघ में मिलने से स्वतंत्रता प्रदान करके ब्रिटिश सरकार ने भारत की राष्ट्रीय सरकार के सामने एक बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी। हैदराबाद व कश्मीर ने तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखने का दावा पेश किया। भोपाल, रामपुर, टोंक, जूनागढ़ व जोधपुर ने पाकिस्तान में मिलने का संकल्प प्रकट किया, किंतु उस समय जो गृह मंत्री थे भारत की प्रथम राष्ट्रीय सरकार के सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी सूझबूझ और उनके सहायक के जो हैं मेनन, उन दोनों का कठोर परिश्रम था कि ये भारत में विलय का कार्य हो गया। कश्मीर को पंडित जवाहरलाल नेहरू हैंडल कर रहे थे, तो वो कुछ बातें अस्पष्ट रहीं, वो आज भी परेशानी का कारण है, लेकिन वो एक अलग विषय है। तो इस प्रकार से ये जो ब्रिटिश सर्वोच्चता और देशी राज्यों के बीच में जो संबंध प्रारंभ से जब ब्रिटिश सत्ता यहाँ पर स्थापित हुई बंगाल में और उसके बाद में धीरे धीरे पूरे भारत में, तो ये उनके संबंधों में उतार चढ़ाव आता रहा और धीरे अंग्रेज़ों ने इस प्रकार के हालत कर दिए कि जो राजा हैं यहाँ के वो आपस में संगठित नहीं हो पाए, आपस में ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई झगड़े और फिर वो सब जो है अंग्रेज़ों पर आश्रित हो गए और अंग्रेज़ों का इतना हस्तक्षेप बढ़ गया कि उनके सारे डिसीजन, उनकी सारी पॉलिसीज़, उनके उत्तराधिकार, उनके शादी विवाह रिश्ते, ये सब भी अंग्रेज़ ही तय करने लगे। 20वीं शताब्दी में आते आते अंग्रेज़ों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ। कुछ उनको रियायतें दी गईं, कुछ ढील दी गईं, आपस में मेल मिला बढ़ा और फिर हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मंडल की स्थापना हुई। हम देख रहे हैं कि गोलमेज सम्मेलन में भी फिर महाराजा जो गंगा सिंह यहाँ के शासकों के प्रतिनिधि के रूप में भाग ले रहे हैं और फिर 1935 का जो सुधार आया उसमें तो उन्होंने कह ही दिया और 1947 में अंग्रेज़ों ने कह ही दिया कि भाई रियासतें चाहें तो भारत में सम्मिलित हों, रियासतें चाहें तो पाकिस्तान में सम्मिलित हों, रियासतें चाहें तो अपना स्वतंत्र रह सकती है। तो इन रियासतों को एक प्रकार से रियासतों के लिए एक तुष्टीकरण की नीति जो है अंग्रेज़ों के द्वारा अपनाई गई। लेकिन जैसा मैंने बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और जो वीपी मेनन हैं उनके प्रयासों से इनका एकीकरण भारत के अंदर हो गया। तो इस प्रकार यह जो हमारे 3 भागों में हमने ब्रिटिश सर्वोच्चता और देशी राज्यों का जो ये अध्याय है भाग 1, भाग 2 और भाग 3 में इस पर संपन्न होता है। धन्यवाद।